नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप सब बड़े ही होंगे। तो आज जो है हमारी क्लास में हम डिस्कस करने वाले इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो इंडियन पॉलिटी ऑफ एम लक्ष्मीकांत। सो लेट्स बिगिन टू आवर क्लासेस। तो दोस्तों, हमने अपने पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडियन पॉलिटी। तो बेसिकली आप जाकर हमारे आई बटन में लिंक है, तो उसमें जाकर आप वीडियो जो है वो चेक कर सकते हैं। तो हमने उस उधर इंट्रोडक्शन किया था इंडियन पॉलिटी को। तो इंडियन पॉलिटी में कौन कौन सा टॉपिक है, हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था। आप जो है वो वीडियो देखने से आपको पता लग जाएगा। तो आज के जो क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पहला चैप्टर जो कि है historical background. So historical background will be our first chapter. So we are going to discuss about it. So we will going to discuss all of historical background. तो कैसे जो है हमारे इंडिया में जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मेशन हुए, कैसे फॉर्मेशन हुए, किसके कारण फॉर्मेशन हुए, वो सब कुछ आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो in the year 1600, the Britishers came to India for trading. वो तो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स तो डायरेक्ट आए नहीं थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक कंपनी को भेजा जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि बेसिकली इंडिया में मोनोपोली ट्रेड करना चाहते थे। तो वो सिर्फ इंडिया को ही क्यों चूज किए एज ए फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि इंडिया उस टाइम पर जो है रिच इन हेरिटेज था। और आपने सुना होगा सोने की चिड़िया, एंड उसका जीडीपी जो है उस टॉप लेवल पे था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इंडिया पे ट्रेडिंग करने से उनका ज्यादा फायदा है। तो इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज दिया इन द ईयर 1600 फॉर ट्रेडिंग इन इंडिया। उन्होंने एक्सक्लूसिव लाइसेंस के साथ भेजा था, जिसको हम चार्टर बोल सकते हैं, और एज द रॉयल चार्टर। ये रॉयल चार्टर क्यों बोलेंगे? क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में थे क्वीन एलिजाबेथ वन, उन्होंने जो है वो चार्टर एक्ट को पास किया था। और जो और द लाइसेंस जो उसको बोलते हैं हम, वो प्रोवाइड किया था। तो उसको जो है हम रॉयल चार्टर भी बोलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे जो है वो मोनोपोली इंडिया में इंडिया में ट्रेडिंग कर रहा था। वो और कोई नहीं थे इंडिया में ट्रेडिंग करने वाले। सो वो जो है अकेले ही ट्रेडिंग कर रहे थे। So in the year 1765, the company which till now had purely trading function obtained the Diwani rights. दोस्तों, ऐसा क्या हुआ इन द 765 में जो दीवानी राइट्स को इम्पोज करना पड़ा ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा? तो पहले हम जान लेंगे व्हाट इज दीवानी राइट। दीवानी राइट्स इज नथिंग एज द सिविल रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन राइट्स इन द ईयर 1600 1765 में ही क्यों इम्पोज हुआ? क्योंकि in the year 1764, sorry, in the year 1764, the Battle of Buxar took place, which changed the fortune for the East India Company directly. जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भाग्य परिवर्तन होने लगा। तो ये रिमार्केबल डेट है 1764, क्योंकि उस टाइम से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के में बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगे। क्यों ये प्रॉब्लम आने लगा, किसके लिए आने लगा? बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी तो ट्रेडिंग कर रहा था इंडिया में, वो तो अमीर बनने वाला था, पर वो बन नहीं पाया, बल्कि कि उस घाटे में जाने लगा। 1 मिलियन पाउंड्स का घाटे में इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो चलने लगा। क्यों? क्योंकि उस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो डे बाय डे वो रिच बनते चले गए, पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो डेप्थ में ही रहा। तो इस मुद्दे को लेकर उन्होंने अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके ऊपर जो है कंपनी रूल जो है वो इम्पोज कर लिया, द कंपनी रूल फ्रॉम 1773 टू 1858। ये कंपनी रूल जो है उन्होंने इम्पोज किया ओवर द ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि उस टाइम पे जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो डे बाय डे रिच होते जा रहे थे, पर कंपनी जो है वो घाटे में जा रही। इसलिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
उनके ऊपर जो है कंपनी रूल इम्पोज किया इन द ईयर 1773. The company rule of 1773 to 1858. Why this company rule has been imposed over the East India Company, as East India Company was not functioning properly. To make it function properly in the form of retaliation, the British government has imposed the company rule, which is known as the Charter Act or the Regulating Act. And here it begins of the Charter Act. So the Charter Act is been begin from the year 1773, and it has been mentioned by British government that in every 20 years the Charter Act's terms and conditions will be revised. So इस साल में हर एक 20 साल के बाद जो चार्टर एक्ट जो है वो हर एक साल चेंज होता रहेगा। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया क्या, क्योंकि आपको जैसे मैं बताया हूँ पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ठीक से फंक्शनिंग नहीं कर रहा था इंडिया में। उस कंपनी को बहुत नुकसान सहना पड़ रहा था, जिसके कारण कंपनी घाटे में जा रहा था। तो उसको ठीक करने के लिए उन्होंने अपना जो है कंपनी रूल इम्पोज किए। तो इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, which is known as the first charter act. So what happened in this Charter Act? We will learn. So this is the act of this is the this act is of great constitutional importance, as it was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of East India Company in India. जैसे मैंने पहले ही बोला था, ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही थी, इसलिए उसको ठीक से परफॉर्म करवाने के लिए ही ये जो एक्ट वो इम्पोज किया गया था। इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम the political and the administrative functions of the company, and it led to the foundations of central administration in India. ये डिफरेंट सारे एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को वो फाउंडेशन के तौर में दे गए। इसके जो फीचर्स में ये आपको पूरे डिटेल में ही पता चल जाएगा, इसके फीचर्स में ही है। तो इसका जो फर्स्ट फीचर है, it designated the governor of Bengal as the Governor General of Bengal. ये क्यों हुआ? इंडिया में उस टाइम पे 3 पावर्स थे, एक था बॉम्बे, एक था मैड्रास और एक बंगाल था। और इन तीनों के पास अपना अपना गवर्नर था, अपना अपना लेजिस्लेटिव थे, अपना अपना एग्जीक्यूटिव थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1774 में ऐसा हुआ कि जो बॉम्बे और मैड्रास का जो पावर है उनको हटाकर बंगाल को दे दिया गया। तो अब क्या हुआ, इधर से गवर्नर हट गए और इधर से गवर्नर हट गए, इन दोनों का पावर इन्हें देने लगे। तब तक पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पहले ये तो सारे के सारे इंडिपेंडेंट थे, वो अपने मस्त मिजाज में जी रहे थे। तो उनका जो पावर हटाकर उन्हें बंगाल में दे दिया गया और बंगाल बन गया एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल को बना दिया गया एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। तो बंगाल में जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स को बिठाया गया, जिसको हम कलकत्ता में काउंसिल बोल सकते हैं और 4 मेंबर काउंसिल भी उसको बोला जाता है, क्योंकि वो कलकत्ता में ही वो उसका फर्स्ट इनॉग्रेशन हुआ था। तो द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लो हु इज द फर्स्ट जनरल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ये हमारा जो मेंस हो या प्रीलिम्स के क्वेश्चन में आएगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, जो कि आपको नाम है जो आपको याद रखना है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है। तो we will go towards our next feature. It made the governors of Bombay, Madras, when presidencies subordinate the Governor General of Bengal, unlike earlier when the three presidencies were independent of one another. जैसे कि मैंने पहले आपको बोल दिया, ये जो इनका पावर है इनको हटाकर इनको देकर बॉम्बे और मैड्रास का पावर हटा दिया गया और बंगाल को सुपीरियर पावर की तरह दे दिया गया। तो in the year 1774, the first Supreme Court has been established in India, that too in Kolkata। कलकत्ता में जो है
जो इंडिया का जो अभी का सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में लोकेटेड है, पर इन द ईयर 1774 में कलकत्ता में जो है वो पहला सुप्रीम कोर्ट जो है एस्टेब्लिश किया गया था। इट प्रोवाइडेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स एंड ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। मतलब ये जो है वो रेगुलेट करने लगे कि कोई जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है, जो कंपनी ऑफिशियल्स जो है वो ब्राइब ना ले, इसलिए वो बॉडी को क्रिएट किया गया था। और उस टाइम पे जो है the at the very first time the first answering authority has been set up in the form of the Governor General of Bengal. So he was the first answering authority body who was going to answer each and every questions of the government what it is being performing. It is their most responsible government, so it was the first answering authority. It has been established, so it strengthened the control of British government over the company by requiring the court of directors governing body of the company. So the court of directors को एम्प्लॉय करके उन्होंने कंपनी के ऊपर एक जो है एक उसके ऊपर एक जो हक बनाना शुरू कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने ही भेजा था पर वो मान नहीं रहे थे, वो अपने मन मर्जी से जी रहे थे। तो उनको जो है उनको अपने बस में लाने के लिए द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एम्प्लॉय किया गया उस टाइम पे, टू रिपोर्ट द इट्स रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। इंडिया में जो भी अफेयर्स वगैरह होंगे, जो भी ट्रेडिंग वगैरह होंगे, जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा, वो सभी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल में लेने के लिए ही ये जो है इम्पोज किया गया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो व्हाट इज हु इज द पिट्स इंडिया, हु इज द पिट्स एट दैट टाइम? इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पिट्स द यंगर थे। उन्होंने द ईयर 1784 ये एक्ट को पास किया। क्यों उन्होंने पास किया? क्योंकि जब द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को पास किया गया, तभी वो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो नहीं है, वो माने नहीं। जो कि 1773 का एक्ट है वो फेलियर होने चालू कर लिया था। तो it was completely a failure for the British government as it was not functioning. The East India Company was not functioning up to the mark. जो उन्होंने मार्क डिसाइड किया था उस तरीके से वो चला नहीं। सो इसके जो what are the features of this act we will going to discuss about it. It distinguished between the commercial and political functions of the company. It allowed the court of directors to manage the commercial affairs and created a new body called Board of Control to manage the political affairs. Thus, it established a system of double government. तो दोस्तों पहली बार इंडिया में डुअल गवर्नमेंट बनना चालू किया, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट ने डबल गवर्नमेंट की ऐलान कर दिया उस टाइम पे, और बोला जाए तो डिक्लेयर कर लिया। तो वो डबल गवर्नमेंट थे, एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि है वो कमर्शियल डिसीजन वगैरह लेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दे दिया गया कि तुम भाई तुम कॉमर्शियल डिसीजंस वगैरह लो, और जो पॉलिटिकल और मिलिट्री रिलेटेड डिसीजन है वो बोर्ड ऑफ सेंट्रल लेंगे। तो उस टाइम पे पहली बार जो है डबल गवर्नमेंट को इम्पोज किया गया। इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशन ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट एंड द रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया। मैंने जैसे बोला डबल गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपना मिलिट्री और सिविल का वो है वो डिसीजन लेना शुरू कर लिया, और बोर्ड ऑफ और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो कमर्शियल डिसीजन में लेना शुरू कर लिए। सो दस द एक्ट वाज द सिग्निफिकेंस फॉर टू रीजन। तो दो रीजन के लिए ये सिग्निफिकेंट माना जाता है। द फर्स्ट इज द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड एज द ब्रिटिश पोसेशंस ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोलना चालू कर लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जितना भी रेवेन्यू, जितना भी उसने प्रॉपर्टी बनाया है वो सभी ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही है, वो उनका नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी खुद नहीं देगा। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता इधर से हलने लगा, जब डबल गवर्नमेंट फॉर्म हो गया, तो ईस्ट इंडिया का पावर जो था इंडिया में, जो ईस्ट इंडिया पावर एक्वायर करके बैठा था, वो धीरे धीरे मानो खत्म होने की तलब पर आ गया था। मतलब और कुछ दिन के बाद वो खत्म होने ही वाला है। So the company rules and the administrations in India.
British possessions in India. The second is British government was given the supreme control over companies' affairs in administration of India. तो उसी टाइम पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल दिए गए ओवर कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है वो पूरा कंट्रोल आ चुका था। तो इधर एक आपको क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों, हमने एक्ट ऑफ 17 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 देखा, तो हम डायरेक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पे कैसे जंप हो गए? 20 का कहाँ गया चार्टर एक्ट वो वगैरह, वो हमें भी पता नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस बुक में मेंशन नहीं किया गया तो शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, इसलिए वो मेंशन नहीं किया है। पर लेटर ऑन वी विल गोइंग टू डिस्कस व्हाट वर द चार्टर ऑफ 1793 and 1813. We will later on we will discuss all this. So about this Charter Act of 1833. So this act was the final step towards the centralization of India. तो ये जो एक्ट था वो एक फाइनल स्टेप का एक्ट था, और ये कम से कम लास्ट एक्ट का पहला ही एक्ट था, ये फाइनल स्टेप था। तो इसका फीचर्स हम डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो इसका जो फर्स्ट फीचर है वो है इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों हमने पहले जैसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में डिस्कस किया था, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था जो कि बॉम्बे और मैड्रास का जो पावर है, जो उनका गवर्नर और उनका लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर थे, वो जो है हटाकर बंगाल को दे गया। उनका जितना भी पावर है वो बंगाल को दे गया था। बंगाल को उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम पे भी जाना जाता था। तो इन द ईयर एक्ट ऑफ 1833 तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, क्योंकि वही तो एक ही सुप्रीम पावर था, वही तो पावर था। तो उसको क्यों बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रखे, उसको ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना देते हैं। तो इसी हिसाब से उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। आपने उस वक्त पढ़ते ही आपके दिमाग में आया होगा, अरे यार ये तो उनका पावर हटाकर तो उसको दे दिया गया, तो उसको क्यों नहीं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया? तो उस टाइम पे उन्होंने नहीं बनाया था, इस टाइम पे उन्होंने ये बनाया, और ये क्यों बनाया गया वो आगे जाकर आप हमें पता लग जाएगा। एंड चलिए इसके साथ कंटिन्यू करते हैं। एंड वेस्टेड हिम all these civil and military powers, and गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को completely civil and military powers दे दिया गया। Thus the act created for the first time a government of India having a authority over entire territorial India proposed the British in India. Lord William Bentinck was the first governor of India. ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं दोस्तों, ये नाम जितने भी आते हैं ना ये सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं भी पूछ सकता है आपको कि कौन हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आपको ऑप्शन दे दिया होगा बहुत सारे, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मॉर्ले, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऐसे जो ऑप्शन दे दिया होगा आपको चूज करना है। तो ये नाम सभी आपको याद रखना ही रखना है जिससे भी हो। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो इस एक्ट का सेकंड फीचर है इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मैड्रास of the legislative powers. The Governor General of India was exclusively legislative powers for the entire British India. The laws made under the previous acts were called as regulations, while the laws made under this act were called as acts. So, दोस्तों इधर जो है डिफरेंशिएट करने चालू हो गए थे, क्योंकि पहले जो लॉर्ड्स जो रूल्स वगैरह बना गया तो उसको उन्होंने ऐसे तो रेगुलेशंस के तौर पर दिखा दिया गया। और अभी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने के बाद जो भी एक्ट को लाया गया उसको जो है एक्ट्स बनाया गया, क्योंकि रेगुलेशन वो रेगुलेट करने के लिए वो सब था, पर इस टाइम पे वो सभी को इम्पोज करना चालू हो गया था, तो इसको एक्ट्स के तौर पर दिखाया गया। तो इसका जो थर्ड फीचर है इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी विच बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इट प्रोवाइडेड द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वेर हेल्ड इंटरेस्ट फॉर his heads and successor, his majesty, his and his successor. So दोस्तों इट प्रोवाइड जो कंपनी का टेरिटरी इन इंडिया था उसको जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना भी कॉमर्ड अपना जो टेरिटरी जितना भी अपना जमा कर दिया गया, तभी उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया उसको ऊपर रोक लगा दिया गया कि तुम ये लेकर कहीं नहीं जा सकते, अब तुम जो किए हो वो सभी हमारा है,
हम उसके ऊपर जो है आज के डे पे आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे ऑर्डर्स के ऊपर स्टे लगा देता है, मतलब उस टाइम पे रोक दिया गया, उसका जो टेरिटरीज वगैरह थे उसके टाइम पर होल्ड कर दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट उस वक्त उनका जो पावर्स है उसको होल्ड कर दिया। तो इस पॉइंट में बस यही बता रहा है। तो हमारा जो लास्ट फीचर है इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, the charter act of 1833 attempted to introduce the system of open competition and the selection of the civil servants and stated that the India should not be debated from holding any place, police and office and employment under the company. However, the provision was neglected after the opposition from the court of directors. My friend, इंडिया उस टाइम पे जो है डिफरेंट जो ओपन एग्जामिनेशंस हैं वो देने के लिए इंडिया को अलाउड नहीं किया जाता था, क्योंकि उस टाइम तक दो ही एग्जाम्स होते थे। सो एक था लोअर सिविल सर्विसेज और एक जो है हायर सिविल सर्विसेज। हायर सिविल सर्विसेज को कोविनेटेड सिविल सर्विसेज एग्जाम्स जो माना जाएगा था, तभी ओपन एग्जामिनेशंस जो है वो जो है इंडियंस के लिए टोटली बंद है। तो आफ्टर दिस एक्ट ऑफ 1833 उसमें क्या किया गया ना कि इंडिया के जो सिविलियंस है वो जो है ये ओपन एग्जामिनेशन दे नहीं सकते, ये बोल दिया गया इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। So we will proceed to our next charter act, that is Charter Act of 1853. This is the most significant act because it is the most this act was the last and the final constitutional लैंडमार्क। ये जो है फाइनल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क बनाया था। तो इसका जो फर्स्ट फीचर्स है जो है इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल। तो ये क्या कह गए इन द आपने पढ़ा, आपने पहले ही मैंने बता चुका हूँ दोस्तों, इन द रेगुलेटिंग आफ्टर 1773 उसमें क्या हुआ था ना, बॉम्बे और मैड्रिड का पावर जो निकल कर बंगाल को दिया गया था उसको जो किया गया लौटाना शुरू कर दिया, उनको फिर से वापस करना शुरू कर लिया आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो उनका जो बंगाल जो होल्ड कर रहा था अपना पावर जो होल्ड कर रहा था उनको बंगाल को देना, मद्रास और इसको बंगाल जो है वो बॉम्बे और मैड्रास को देना चालू कर लिया, अपना जो पावर्स है वो रिटर्न करना चालू कर लिया। सो इट प्रोवाइडेड for the addition of six new members called Legislative Council to the Council. In other words, it established the separate Governor General's Legislative Council, which came to known as the Indian Central Legislative Council. This legislative wing of the council functions as the mini parliament, adopting the same procedure of the British Parliament. Thus, the legislation for the first time was treated as the special function of the government requiring the special machinery and the special processes। तो दोस्तों इधर जो है एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है अपॉइंट किया गया जिसको नाम दिया गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें जो है मेंबर्स को इसमें जो है 6 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया था, तो जो कि एक मिनी पार्लियामेंट की तरह परफॉर्म करेंगे। जैसे जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना डिसीजन ले रहा था वो सभी मिनी पार्लियामेंट भी वही लेने वाले थे। तो एक पार्लियामेंट था, एक मिनी पार्लियामेंट भी बनाया गया उस टाइम पे। तो उस टाइम पे बनाया गया था। सो इसका जो नेक्स्ट फीचर है इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। द कोवेंटेड सिविल सर्विस वाज thus थ्रोन ओपन टू इंडियन आल्सो। तो हमने क्या पढ़ा था इन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, तो उसमें पढ़ा था कि ओपन सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस वो जो है इंडियंस नहीं दे सकते, पर जो अपकमिंग था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 उसमें जो है इंडियंस को अलाउ करना चालू कर लिए थे। तो उस टाइम पे जो है मैंने जैसे बोला था पहले लोअर सिविल सर्विसेज और हायर सिविल सर्विसेज एग्जाम होता थे। हायर सिविल सर्विस जो है हम जो है
पढ़ रहे हैं, हम किसके लिए तैयार कर रहे हैं, यूपीएससी, वही है हमारा आईएएस आईपीएस, वो बनने के लिए हम ये जो तैयारियां कर रहे हैं। तो उसी टाइम पर उसको जो है हायर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और द कोविएंटेड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बोला जाता था। तो उस टाइम पे ऐसे कोई एग्जाम वगैरह नहीं होते थे, उस टाइम पे थे हैलीबेरी पैटर्नेट सिस्टम जो है वो फॉलो कर रहा था। हैलीबेरी पैटर्नेट एक ग्रेजुएशन कॉलेज था, जहाँ तुम ग्रेजुएट हो जाओ, उसके बाद तुम थोड़ा उधर जाकर कोर्स कर लो, ग्रेजुएशन ले लो और तुम बन गए, तुम आईएएस और आईपीएस, वही होता रहता था। तो उस टाइम पर जो है पहली बार जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस को ओपन किया गया था। तो इसका जो थर्ड फीचर है पढ़ने वाला है, इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटर्न द पोजीशंस इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश काउंट, but it did not specify any particular period unlike the previous charters. This was a clear indication that the company rules could be terminated at any time in the parliament time. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेरिटरी जो होल्ड में रखा गया था, अब वो क्या किया गया ना, ब्रिटिश क्राउन को जो है वो देना चालू कर लिया, क्योंकि जो भी उस टाइम पे क्या है, स्टे लगा दिए थे कि तुम कहीं ले नहीं जा सकते इसको, हमने तुमने जो बना दिया बस रख कर जाओ, तुम्हें जो निकलना है तो फट से निकल जाओ, इधर से सामान मत लो, ऐसे वो डिक्लेयर कर दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस वक्त। अब जो है वो सामान जो रखा गया था वो जो किया गया है, ब्रिटिश क्राउन ने वो ओन करना चालू कर लिया, वो सभी उनके अंडर में लेने चालू कर लिए। तो इसका जो फोर्थ फीचर है, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम द लोकल representation in India's Central Legislative Council of the six new legislative members of the Governor General of Council, and the members were appointed from the local and provisional governments of Madras, Bombay, Bengal and Ankara। यहीं पर जो सिक्स लेजिस्लेटिव गवर्नर जनरल जो बनाए गए थे, सिक्स न्यू वो उन्होंने चार लोकल गवर्नमेंट्स को हायर किया, जो कि है फोर मेंबर्स थे फ्रॉम मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। इसी हिसाब से इसकी जो चार्टर एक्ट जो है वो फाइनली कंप्लीट हुआ 1853 में। तो इन द ईयर 1850 to 97, the most important period began in the Crown rule. So the Crown rule began in India from the year 1858 to which is ruled till 1947. तो यहाँ पर दोस्तों आप सबको एक मैं बात बताना चाहता हूँ, इन द ईयर ऑफ 1857 वो पहली बार इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया को हाथ से के लिए एक इंच दूर ले गया। वो धीरे-धीरे अब इंडिया से अपना कंट्रोल गंवाने बैठे इन द ईयर 1857, which is known as generally known as the Sepoy Mutiny or Bagawat, the revolt or the Bagawat, which made the British Empire to lose India in 7. So at the very first time, the government of Indian Act of 1858. At the very first time the Government of India Act has been passed. This act was enacted in the wake of the revolt of 1857, as I have previously said, the first war of independence for the और the सिपाही mutiny। हम ये बोलते हैं the first war of independence, वो बोल रहे हैं इसे सिपाही mutiny। This act is known as the Act for the Good Government abolished the East India। उस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कम्प्लीटली गायब, भाग गया, इंडिया से भाग गए ईस्ट इंडिया कंपनी उस तरफ उस वक्त गायब ही हो गए थे एक वक्त के लिए। तो एक्ट ऑफ फर्स्ट टाइम उस वक्त उन्होंने बोला हम एक गुड गवर्नमेंट दे रहे, उन्होंने हमारे अंदर वो जो क्या है लालसा वो जगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला हम इंडिया के लिए एक बढ़िया सा एक गुड गवर्नमेंट दे रहे। तो एक्ट ऑफ 1858 इसके पूरा कंप्लीट फीचर्स को अभी स्टडी करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पिक्चर है, इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth was to be governed by
by and in the name of Her Majesty, it changed the designation of Governor General of India to the Viceroy in India. The Viceroy was the direct representative of British Crown. Lord Canning has thus became the first Viceroy of India. तो हुआ क्या दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो बनाया था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो बनाया गया था, तो उन्होंने उसको गवर्नर जनरल ऑफ को हटाकर उन्होंने वाइस रॉय को अपॉइंट किया, जो कि थे लॉर्ड कैनिंग। उसको जो है इंडिया का वाइस रॉय बना दिया गया। क्यों इंडिया का वाइस रॉय बना गया था? जैसे कि मैंने उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम एक गुड गवर्नमेंट देने वाले हैं, तो तभी जो है इंडिया के जो है वो जाके वाइस रॉय को रिपोर्ट करेगा। वाइस रॉय जो है वो रिपोर्ट करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो इसी तरह के से उन्होंने एक गुड गवर्नमेंट देने की जो वादा जो है उन्होंने स्टार्ट कर लिया था दोस्तों। 15 members of council to be appointed in England, which will be advisory body and which will be head by the Secretary State of India। तो जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया बनाया गया और जो कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, विच जो कि है आंसरेबल थे टुवर्ड्स दिस। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह थे वो आंसरेबल थे टू दिस सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया को, और कैबिनेट को आंसरेबल थे ये वाइस रॉय। वाइस रॉय जो बोलेगा वो कैबिनेट में बोला जाएगा, और कैबिनेट जो है वो बोलेगा स्टेट ऑफ इंडिया में। ऐसी तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक अच्छा सा एक इंडिया के लिए एक गुड गवर्नमेंट का जो है वादा किया गया। तो इसका जो सेकंड स्टेप है, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय एब्लिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि जैसे कि पिट्स जो है प्रीवियसली हम पढ़ने पढ़ा था पिट्स एक्ट, तो उसमें जो है एक डबल गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया गया था, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो सिविल मिलिट्री और सिविल पॉलिटिकल पावर्स का जो डिसीजन वो लेंगे, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो जो कि कमर्शियल डिसीजंस वगैरह वो लेंगे बोलकर जो था। आफ्टर दिस एक्ट ऑफ 1858 उनको हटा दिया गया। वो जो डबल गवर्नमेंट जो है उधर बंद कर लिया गया, क्योंकि वो था ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर को आधा करने के लिए जो बनाया गया था। अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रहा ही नहीं, वो तो गायब हो गया ना, तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी डबल गवर्नमेंट की, तो उसको भी हटा दिया गया। इसका जो थर्ड फीचर है चार्टर एक्ट, इंडियन एक्ट ऑफ 1858, इसमें है इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट for India, vested with complete authority and control over the Indian administration. The Secretary of State was a member of the British cabinet and was responsible ultimately to the British Parliament. The fourth feature is it established the 15 member of Council of India to assist the Secretary State for India. The Council was the advisory body. The Secretary State was made the chairman of the council. मैंने जैसे कि बोला था आपको पहले ही स्टेप में एक्सप्लेन कर लिया था क्या किया है वो, इधर जो है डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स में वो मेंशन किया गया है। तो इसका फिफ्थ फीचर है इट कंस्टिट्यूट दिस सेक्रेटरी एंड द स्टेट इन काउंसिल एज ए बॉडी कोऑपरेटिव एंड कैपेबल ऑफ स्विंग एंड बीइंग स्वेड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। तो इंडिया में जो भी डिसीजन इंडिया में जो भी होगा, वो जो वाइसरॉय रहेगा वो जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर के पास, वो कैबिनेट मिनिस्टर को देगा। तो कैबिनेट मिनिस्टर क्या करेगा, वो सब जो डिसीजंस हैं वो पास करेगा सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया के पास। तो वो जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो उस मुद्दे को लेकर वो डिस्कशन करेंगे। तो एक जो है चेन बनाया गया था जो इंडिया को रेगुलेट कर सके, इंडिया को कंट्रोल करने के लिए ऐसा एक चेन बना गया। द एक्ट ऑफ 1858 was however largely confirmed the improvement of the administration machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England। वो इंग्लैंड में बैठे बैठे ही इंडिया को कंट्रोल करने के लिए एक मास्टर प्लान जैसे प्लान बनाने शुरू कर लिए। इट डिड नॉट अल्टर एनी substantial way the system of government that prevailed in India। so वो बैठे बैठे ही वो डिसीजंस अपना बनाने लग गए।
वो कंट्रोल कर देंगे सोचे इंडिया के लिए, इसलिए वो डिसीजन बनाते गए, हाँ बनाते जाओ, इंडिया को तो बस भाग्य खराब था इसलिए इनका चल रहा था। सो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 and 1909, these are the most important acts, my friends. It is the most important act which we will going to learn. This act was not just the administrative streamlining, जो administrative functionings था उसको ठीक ढंग से इन तीनों एक्ट में दिखाया गया है. After the we will learn about it. So after the Great Revolt of 1857, the British government felt the necessity of seeking the cooperation for the Indians in the administrative of their country. In pursuance of this policy of association, three acts were enacted by the British Parliament in 1861, 1892 and 1909. The Indian Council Act of 1861 is an important landmark of the constitutional and in the political history of India. तो जब 1857 में जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन से डर गए थे, तो उन्होंने इन जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो है वो ठीक से कैसे परफॉर्म हो, उन्होंने इंडियंस की हेल्प लेने के लिए शुरू कर लिया. सो दी थ्री एक्ट्स वेर उस टाइम पे थ्री एक्ट्स को पास किया गया 1861, 1892 एंड 1909. वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास करना चालू कर लिया. द इंडियन काउंसिल्स ऑफ द एक्ट 1861 वाज द 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था वो सबसे लैंडमार्क पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो है, इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे लैंडमार्क फीचर्स माना जाता है. तो वो 1861 था क्या ये 1861 का एक्ट, तो हम चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल्स. सो फीचर्स ऑफ द 18 एक्ट ऑफ 1861. फर्स्ट जो फीचर है, made the beginning of representative institution by associating Indians with the law making process. जो law making process था तो उसमें इंडियंस को अपॉइंट करना चालू कर लिए थे. It thus provided the viceroy should nominate some Indians and non-official members and expand the council. तो इधर जो क्या है दोस्तों, इधर जो है वाइसरॉय जो थे, लॉर्ड कैनिंग जो हमारे भाई वाइसरॉय थे, उन्होंने जो है एम्प्लॉय करना चालू कर लिया था. तो वो तो एम्प्लॉय कर रहे थे इंडियंस से डरकर, तो वो एम्प्लॉय करना चालू कर लिए थे, पर जो उनके पास जो इंडियंस के पास उस टाइम पे कोई भी पावर दिया गया नहीं, हार्डली उनको थोड़ा ही पावर्स मिलने चालू हुए थे, पर उतना भी पावर कुछ नहीं आता मिला नहीं था कि वो कुछ कर सके. इट दस प्रोवाइडेड द वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. तो नॉन ऑफिशियली उनको अपॉइंट करा गया. तो इन द ईयर 1862 लॉर्ड कैनिंग and then the viceroy nominated Indians to this legislative council. तो उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को अपॉइंट किया गया. द फर्स्ट इंडियन वाज राजा ऑफ बनारस, देन सेकंड वाज द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव. ये दिस थ्री इंडियंस वेर अपॉइंटेड. So this is the most important point, my friends. This is the most important point. You have to mark it out in your book. In the year 1862, Lord Canning, the Viceroy of India, nominated three Indians for his legislative council. तो उसके लेजिस्लेटिव काउंसिल में थ्री इंडियंस रखा गया था. वो है राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव. एंड द सेकंड पॉइंट फीचर इज इट इनिशिएटेड द प्रोसेस of decentralization by restoring the legislative powers of Bombay, Madras and presidencies. It thus reverts the centralizing tendency and started regulating Act of 1773 and reached the climax under the Charter Act of 1833. The policy of legislative devolution resulted in the grant of almost complete internal authority and the provisions in 1837. तो जो डिसेंट्रलाइजेशन जो प्रोसेस है वो चालू हो गया था कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे वो धीरे धीरे स्टार्टेड गिविंग देयर लेजिस्लेटिव पावर्स टू बॉम्बे एंड मैड्रास. जो एक्ट 1773 एक्ट में जो छीना गया था वो धीरे धीरे लौटाना शुरू कर लिया. तो थर्ड फीचर इट also provided the establishment of legislative councils for Bengal, Northwestern Fortnight, Frontier Provinces NWPF and Punjab
which were established in 1862, 1866 and 1897 respectively. तो उन्होंने क्या किया, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बंगाल और एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविजंस में एंड पंजाब इधर एस्टेब्लिश करना चालू किया इन द ईयर 1862, 1866 एंड 1897। इन 3 साल में उन्होंने जो है वो एस्टेब्लिश करना चालू कर लिए थे। इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस in the council. It also gave the recognition of the portfolio system to introduced by Lord Canning in 1815. Under this member of Viceroy Council made in charge of one or more departments of the government and was authorized to issue the final orders on behalf of the council on matters of his department. तो यहाँ पर तो यहाँ पर क्या किया गया, जो लॉर्ड कैनिंग जो है वो उन्होंने जो है पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, क्योंकि इट एम्पावर द वाइसरॉय टू इशू एंड द ऑर्डिनेंस विदाउट द concurrence of the Legislative Council during the emergency. This life of such an ordinance was 6 months. तो 6 months का जो है वो ऑर्डिनेंस बिठाया गया, ऑर्डिनेंस जो है सेट कर लिया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग ने जो है वो पोर्टफोलियो सिस्टम इसलिए इंट्रोड्यूस किया, वो जो गवर्नमेंट को जो है ठीक से रेगुलेट कर सके, इसलिए उन्होंने जो है पोर्टफोलियो सिस्टम को जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। सो वी विल गो टू अवर नेक्स्ट फीचर, दैट इज फीचर्स फॉर द एक्ट ऑफ 1892। तो इसमें क्या है वो हम जो है वो कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं बिफोर ऑपरेटिंग बाय डिस्कस करने। तो it increased, the first feature is it increased the number of additional non-official members in the central and the provisional legislative council but maintained the official majority in them. So we'll go towards the next feature of 18, it is 1892, feature of 1892. So the next feature is it increased the functions of legislative council and gave them the power of discussing the budget and addressing the questions to the executive. तो इधर क्या है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को है उन्होंने पावर दे दिया गया, क्योंकि वो वाइसरॉय जो थे उन्होंने पावर दे दिया कि तुम जाओ डिस्कस करो। तो अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल इधर जो है इंडिया को थोड़ा करके पावर मिलना चालू हुआ। द एक्ट ऑफ 1892 इधर जो है इंडिया को पावर मिलना चालू हुआ था। तो वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड फीचर। क्या है थर्ड फीचर में? इट प्रोवाइडेड फॉर मोर द नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल members of the Central Legislative Council by the Viceroy on the recommendation of Provincial Legislative Council and the Bengal Chamber of Commerce, and the Provisional Legislative Council by the governors on the recommendation of district boards, municipalities, universities, trade association, जमींदार्स and the chambers। तो दोस्तों इधर जो है इम्पोर्टेंट है, यहाँ क्या है, तभी तो सिर्फ लेजिस्लेटिव मेंबर्स ही डिसीजन, वाइसरॉय ही डिसीजन लेना चालू किया था। तो उन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल को दे दिया गया। उन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो डिसीजन लो, ऐसे उन्होंने बोला। तो उन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटिव तो उन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उन्होंने जो है वो डिसीजन सुनने के लिए उन्होंने जो है बंगाल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, उनसे भी उन्होंने उनकी राय जो है, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो पूछना चालू कर दिया। तो जमींदार उनको भी पूछा गया, म्यूनिसिपैलिटीज को भी पूछा गया, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, उनको भी वो उन्होंने पूछना चालू किए थे।
So the act made a limited and indirect provision for the use of elections in filling up some of the non-official seats both in the central and the provisional legislative council. The word election was however not used in this act. The process was described as nomination made in recommendation of the central certain bodies. So the act it made a limited and indirect provisions uh, in the election filling of some of non-official seats. तो जो नॉन ऑफिशियल सीट्स जो है उसके लिए जो है इलेक्शन होना चालू कर दिया, तो इलेक्शन जो इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किया गया। तो हियर इट बिकेम पार्ट ऑफ इलेक्शन। तो इधर जो है इलेक्शन का जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो चालू हुआ था। So our next feature and the last feature is features of the Act 1909. क्या था इस act में? So we will going to discuss about it. So this act was known as the Morley-Minto reforms. This is the most important act, my friends. As this is the most important act that we are going to learn. The Morley-Minto reforms. What is this Morley-Minto reforms generally mean? Lord Morley was the सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। जो इंडिया के सेक्रेटरी थे उस टाइम पे 1909 में वो थे लॉर्ड मॉर्ले, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के थे। क्योंकि पहले ही पढ़ा होगा था एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट, उसी के तौर पर लॉर्ड मॉर्ले वो जो थे सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थे, और इंडिया का जो वाइस रॉय था वो थे लॉर्ड मिंटो। उन दोनों ने मिलाकर एक रिफॉर्म एक एक्ट निकाला था जिसको बेसिकली माना जाता है लो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ऐसे उसको माना जाता है। तो इसका जो फर्स्ट फीचर है, इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोथ सेंट्रल एंड प्रोविजनल। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज राइज्ड फ्रॉम 16 to 60. The number of members in the provisional legislative council was not uniform. So उस टाइम पर थे वो एक 16 मेंबर्स का काउंसिल बिठाया गया था, क्योंकि वो जो 16 मेंबर थे वो डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से उनका राय लेकर उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेकर वो डिसीजन सुना रहे थे। तब वो जो मेंबर था 16 था। अब क्या किया गया, वो लॉर्ड मॉर्ले मिंटो ने मिलकर दोनों ने वो 16 को जो है 60 में पहुंचा गया है। क्योंकि जो 16 मेंबर्स डिसीजन ले रहे थे, अब वो ही डिसीजन 60 मेंबर्स ऑफ कमिटी वो जो है डिसीजन लेने वाले थे अभी। तो इसका जो सेकंड फीचर है, इट रिटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव द नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। इसमें जो क्या है, उन्होंने जो ऑफिशियली रिटेन करना चालू कर लिया था अपने पावर्स को, द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव द नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। तो जो नॉन ऑफिशियली जो एम्प्लॉय थे उनको जो है अभी थोड़ा थोड़ा करके पावर देना चालू कर लिया उन्होंने। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को चालू कर लिया था पावर देना अभी से ही उन्होंने मॉर्ले मिंटो ने मिलकर वो पावर देना चालू कर लिए थे। तो हमारा थर्ड है, इट एनलार्ज द deliberative functions of the legislative council at both the levels. For example, members were allowed to ask the supplementary questions, move the resolutions on the budget and so on. तो एक अच्छा सा फंक्शनिंग बॉडी बनाने के लिए, अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस बॉडी बनाने के लिए उन्होंने जिन मेंबर्स को अलाउड कर लिया था सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को के लिए, जैसे कि रिजोल्यूशंस, डिस्कशन ऑन बजट, वो सब करने के लिए उन्होंने अलाउड किया था। तो फोर्थ में है, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉयज एंड गवर्नर। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो उस टाइम पर जो है इंडियंस को एम्प्लॉयड किया गया था एज ए नॉन ऑफिशियल। जो राजा बनारस, महाराजा पटियाला एंड सर दिनकर, वो तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, उनके पास कोई पावर नहीं था। तो उस टाइम पर फर्स्ट इंडियन जो है वो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा became the first Indian to join the Viceroy Executive Council. लेजिस्लेटिव नहीं दोस्तों, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव इलेक्शन वे इलेक्टोरल वे में जो है
वो गए थे, पहुंचे थे उधर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ही वॉज अपॉइंटेड एज द लॉ के मेंबर के तरह वो ज्वाइन किए थे। तो फिफ्थ में है, इट इंट्रोड्यूस्ड ए सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ म्यूनिसिपल्स accepting the concept of separate electorate under the Muslim members were the elected only by Muslim voters. Thus, the act of legislative communalism, and Lord Minto came to known as the father of communal electorate. So friends, what is communal electorate? ये वर्ड को क्या समझते हैं? तो उस टाइम पर जो है इलेक्शन का प्रोसीजर जो है वो चालू हुआ था। तो इलेक्शन प्रोसीजर में ऐसा हुआ दोस्तों, कम्युनल इलेक्टोरेट जो लॉर्ड मिंटो ने लागू किया था। तो कम्युनल इलेक्टोरेट क्या होता है दोस्तों? अगर आप मुस्लिम हो तो आप मुस्लिम को ही वोट दे सकते हो, अगर आप हिंदू हो तो हिंदू को वोट दे सकते हो, क्रिश्चियन में तो क्रिश्चियन। सेपरेशन जो हुए वो उन्होंने बना दिया था। एक मुस्लिम जो है वो कभी क्रिश्चियन को वोट नहीं दे सकता, और क्रिश्चियन जो है मुस्लिम को कभी वोट नहीं दे सकता, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर कर लिया था। इसलिए उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बुलाया जाता है। ये आपका भी क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, हु इज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट? लॉर्ड मिंटो इज द जो है वो है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट है। तो हमारा जो सिक्स्थ फीचर है वो है, इट also provided the separate representation of presidency, corporations, chambers of commerce, universities and zamindars. So जब जो डिसीजन जो है जो वो ले रहे थे, तो उन्होंने जो है जमींदार, यूनिवर्सिटीज, उनसे भी डिसीजन लेना चालू कर लिया था। तो उनको एक सेपरेटली रिप्रेजेंट कर लिया गया एज रिप्रेजेंटेड एज द प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस इन द चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो उनके लिए एक सेपरेट जो है रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगा, क्योंकि वो भी जो है डिसीजन मेकिंग में भी जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसलिए उनके लिए बनने लगा। तो दोस्तों आज के हम जो डिस्कस किए हैं, आने वाले टॉपिक में हम आगे जो डिस्कस करेंगे अबाउट द गवर्नमेंट इंडियन एक्ट ऑफ 1919। सो फ्रेंड्स, ये जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन ऑफ महात्मा गांधी, जो कि एक रूट मैप जो दिखाए थे इंडिया को इंडिपेंडेंस के लिए, क्योंकि हार्डली तो इधर ही कुछ ना कुछ पावर्स मिला था। जैसे कि आपने देखा होगा इन द एक्ट ऑफ 1909 फ्रॉम 1858, थोड़ा 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 करके पावर्स उनको दिया जा रहा था। तो इसी हिसाब से उन्होंने उनको जो अधिक पावर के लिए वो फ्रॉम द एक्ट 1990 में आ रहे हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट वाले आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया को जो हाउ महात्मा गांधी गेव द रूट मैप फॉर द रूट मैप ऑफ सक्सेस, रूट मैप ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे महात्मा गांधी ने दिया, ये कम्प्लीटली हम डिस्कस करेंगे हम आने वाले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही माय फ्रेंड्स। सो द क्लास एंड्स हियर। So in our next class, we will discuss about the how Mahatma Gandhi brought the independence in India, how he gave the route map, how he showed his idea towards the independence, how it helped in the form of independence. We will completely discuss in our next class. So with this class ends here, and we will meet you in the next video. If you like this video, please hit a like button. If you have any doubts, you can directly ask in the comment section. In our team, our team will respond you definitely. Or you can join us. If you need some other notes, anything else, you can join us in the Telegram link. The link will be there in the description. You can directly join over here and ask any type of questions. We will reward you over there also. If you like if you have liked this video, please do subscribe the channel, hit the bell icon so that the next video or notification will be reach you soon. So with this note, we will close the classes. Meet you in our next class. Jai Hind, Bande Mataram.